गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 अप्रैल। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं क्योंकि आज का आर्टिकल में बहुत ज़्यादा है। हमारे हैं होम मिनिस्टर, ठीक है। और ये वक्फ जो अधिनियम है ना, उस पर अपने जवाब दे रहे थे यहाँ पे। क्लियर है। संसद में सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये जो है हमारे संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब 1995 में जब कानून बना था, जब संशोधन हुआ था, उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज ही क्यों? क्योंकि इसमें जो है महिलाओं को लेकर, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी उनके पूरे प्रतिनिधि को लेकर, जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड का, उसको मैनेजमेंट को लेकर, पारदर्शिता को लेकर यहाँ पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्लियर। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जहां से एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला। ये देखिए यहाँ पे वक्फ जो अधिनियम है, यहाँ पे उसमें जो बातचीत की जा रही है कामकाज को लेकर, वक्फ बोर्ड का जो काम है, देखिए यहाँ पे वक्फ की जो संपत्ति है ना, उसको प्रबंध करना, उसको देख रख करना का काम होता है, वक्फ बोर्ड का होता है। ठीक है। और वक्फ जो है एक अरबी शब्द है जो अल्लाह के नाम पर अर्पित जो है संपत्ति से जुड़ा होता है। कुल मिलाकर जो यहाँ पे जो आप कब्रिस्तान वाला जमीन देखते हैं, मदरसे वाला देखते हैं, मस्जिद वाला देखते हैं, सबको मैनेजमेंट यही करता है, वक्फ बोर्ड वाला करता है। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे। जैसे कुछ एक यहाँ पे लिखा हुआ था, शायद यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया। ठीक है। तो महिलाओं को लेकर और वहाँ पे जो पूरे प्रॉपर्टी को लेकर जो इनका दावा है, जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पे इन्होंने दावा किया कि ये वक्फ बोर्ड का है, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा सवाल चल रहा है, क्योंकि देखा गया है कि जो इनके पास प्रॉपर्टी है ना, कुछ सालों में ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा कैसे हो गया? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, और बिम्स्टेक को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। बिम्स्टेक का भी सम्मेलन होने वाला थाईलैंड में। ये फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम डायरेक्ट पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बिम्स्टेक को लेकर। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। 7 मेंबर है इसमें, याद रखिएगा। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड है। ठीक है। सार्क भी याद रखिएगा, सार्क भी इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेता, 1985 में बना था। कुल 8 मेंबर है। लेकिन अभी इसका आप देखोगे ना, जो पाकिस्तान में हुआ था सम्मेलन, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, लेकिन सार्क जो है भारत और पाकिस्तान को लेकर विवाद के कारण यहाँ पे सम्मेलन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो हुआ था, ठीक है, तो सार्क और बिम्स्टेक को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो टैरिफ को लेकर, अमेरिका जो बोला था कि भारत पे भी हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो एमएसएमई जो सेक्टर है ना भारत का, जो कृषि जो है, मशीनरी है, औषधि है, इन तमाम क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है उस पर नुकसान पहुंचेगा। हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था वो कम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि क्योंकि अमेरिका में हमारा प्रोडक्ट सस्ता में बिक रहा था। अब टैरिफ लगने से क्या होगा, महंगे हो जाएंगे, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, व्यापार पे इसका असर पड़ेगा। फिर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें तनाव देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज इंपैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि निर्यात पे असर पड़ेगा। दूसरा क्या है, आईटी और फार्मा उद्योग पर दबाव पड़ेगा। साथ ही नई व्यापार नीति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टैरिफ के कारण इन क्षेत्रों में यहाँ पे जो है दबाव देखने को मिलेगा। अब आइए यहाँ पे इस आर्टिकल में दिल्ली के मामले में लिखा हुआ था आर्टिकल, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे तो पब्लिक जो है ना, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिया है। कैग का जो रिपोर्ट होता है ना, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं ना, जो रिपोर्ट सबमिट होता है ना, उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का मेंबर काम होता है। कुल इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है। ये तो ऑडिट करना हो गया यहाँ पे। साथ ही जो सरकारी जो खर्च करते हैं ना, जो गड़बड़ी होता है ना, उसका पता लगाने के लिए, अनियमित करने के लिए, ऑडिट करने का भी काम इनका होता है। फिर जो बजट होता है ना, उसकी समीक्षा करना। ठीक है। साथ ही आपको बता दें, सरकारी जो विभाग है जो खर्च करता है उसकी जांच करना। फिर यहाँ पे जनता का धन कुशल तरीके से उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी जांच करना। सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं, जो पीएसयू होते हैं, उसका ऑडिट करना। योजनाएं होती है सरकार के, उसका भी ऑडिट करना। किसका काम है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, माफ कीजिएगा, मतलब उसका काम क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का यहाँ पे काम है ये देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, जो रील्स वगैरह देखते हैं, मोबाइल पे ज्यादा समय देते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे ज्यादा समय बिता रहे, तो उनको हेल्थ और आई से जुड़े हुए प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लोग के पास ज्यादा समय जो है ना स्क्रीन में चले जाता है।
तो उसके लिए एक नियम दिया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 20-20-20 का नियम क्या होता है ये वाला? इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 20 मिनट आप देख रहे हो ना, स्क्रीन का समय दे रहे हो, ठीक है, तो 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। फिर क्या होगा, 20 फीट दूर जो किसी वस्तु को देखने की कोशिश करिए, ताकि आपका जो क्लियरिटी होता रहे ना, तो आंख पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, आप दूर की चीज देख ही नहीं पाएंगे। रात में अगर आप ड्राइव करोगे ना, तो आपको धुंधला धुंधला सब दिखने लगेगा, जो पहले आप अच्छे से देख पा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ही ये अनुभव हुआ है, ठीक है। फिर आंखों की थकान कम करने और नमी बनाए रखने की मदद करता है। तो अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे ना, तो आपका आई में जो नमी होता है ना, वो मेंटेन रहेगा। नहीं तो ज्यादा समय स्क्रीन पे बिताने से क्या होता है, नुकसान होता है आंख को। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो वन का दोहन, कुल मिलाकर जो है ना, हमारा जो फॉरेस्ट है ना, वो कट रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, शहरीकरण, आबादी का बढ़ना, कृषि का विस्तार, कोयला खनिजों का यहाँ पे खनन। तो इन कारणों से क्या हो रहा है, जंगल की कटाई यहाँ पे हो जा रहा है, और हमारे इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोयला खनिजों का उत्खनन हो रहा है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पे विस्तार हो रहा है, फिर पर्यावरण जो नियम है उसको अच्छे से लागू नहीं किया जा रहा है, फिर मानव और वन जीवों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये सब चीज याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा वनों की संख्या घटने के पीछे क्या कारण है, तो 5-6 कारण बता दीजिएगा। सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है, तो जो नियम है, जो कायदे हैं, उसको अच्छे से लागू करना होगा, स्कीम जो है उसको अच्छे से लागू करना होगा, ठीक है। और ये सिर्फ सरकार नहीं, इसमें पूरे स्टेक होल्डर को मिलकर काम करना होगा। आज का एडिटोरियल पेज में दिया हुआ है मिडिल इनकम ग्रुप, जो मध्य वर्गीय जो ग्रुप है ना, उनकी संख्या भारत में बढ़ा है, और ये भारत को बहुत बड़ा मार्केट बनाएगा। पूरा वेस्टर्न कंट्री जो है ना, भारत को एक मार्केट की तरह देखता है, अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है, ठीक है। इस आर्टिकल में आप यहाँ पे जानेंगे कि 2013-14 में जो है ना, क्या हो गया, हाँ, 2013-14 में जो आईटीआर जो दाखिल करने का जो संख्या था ना, वो कितना था, 4 करोड़ था, ठीक है। आईटीआर फाइल करते थे, अब संख्या बन गया है 9 करोड़। तो ये इजाफा हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, 2047 तक ना 102 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप वाले फैमिली हो जाएंगे भारत में, ठीक है, इतना आबादी हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही इनके पास कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि इनके पास फाइनेंशियल का बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है, लाइफ स्टाइल महंगा होने के कारण ये ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, अभी भी टेक्नोलॉजी पे इनका पूरा पहुंच नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 2026 तक भारत जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। 2028 तक थर्ड बन जाएगा, और 2026 तक आपका फोर्थ पे बन जाएगा। अभी वर्तमान में कितना है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है। देखिए इस आर्टिकल में ऑटिज्म जो है ना, एक बीमारी के बारे में बात किया गया है। ये जो है ना, ऑटिज्म क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो इसको ऑटिज्म बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, ऑटिज्म जो है ना, ऑटिज्म जो है किस प्रकार का बीमारी है, ये देखिए, इसमें विकासात्मक और विकार है, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार, संचार, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल स्किल हो गया, सीखने का, यहाँ पे उनको दिक्कत होता है ऑटिज्म बीमारी में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन के बारे में बात किया गया है, ट्रेड के बारे में बात किया गया, इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बात किया गया। आपको बता दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अभी ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रहा है, इस कारण यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी ब्रिटेन के साथ नहीं हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, द्विपक्षीय व्यापार मजबूत होते हैं, ठीक है, सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलता है, इकोनॉमी बूस्ट करता है, ये सब अच्छी अच्छी बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, अंडमान निकोबार जो हमारा जो वहाँ पे है, यूटी है, वहाँ पे एक अमेरिका जो था, अमेरिका का सिटीजन था, वो प्रवेश कर गया वहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, और वहाँ पे आप कैसे बिना परमिशन का एंट्री कर गए, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब मैंने आर्टिकल पढ़ा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन, ये अंडमान की जो ना जनजातियां हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए वहां पे एंट्री करने इसलिए नहीं दिया जाता बाहरी लोगों को, हम भी जाएंगे तो, या आप भी जाओगे तो नहीं मिलेगा वहां पे एंट्री, आपको परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से। रिसर्च करने के लिए आ सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन परमिशन के साथ जाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे अगर दखल दोगे ना वो एरिया में, तो उनको बीमारी हो सकता है, जो जनजाति है वहाँ पे बीमारी फैल सकता है, उनका जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो ट्राइबल होते हैं बहुत ही
अपने आप को कट के रखना चाहते हैं, ठीक है, वो बाहरी कॉन्टेक्ट से मतलब नहीं है उनको। अभी देखा था आपने जारवा कम्युनिटी न्यूज में आया था, जारवा पता नहीं क्यों आया था, क्योंकि वहां पे इलेक्शन हुआ था पहली बार, और ये जारवा कम्युनिटी जो ट्राइबल है ना पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये है थाईलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, अपने भारत के प्रधानमंत्री, दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, युद्ध अभ्यास होता है, उसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इस बार। ये देखिए अयोध्या अभ्यास, आप पूरे मैगजीन में ढूंढोगे ना, मार्केट वाले मैगजीन में, तो अयोध्या अभ्यास को लेकर बहुत कम मिलता है, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि अयोध्या अभ्यास जो है ना किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और भारत और थाईलैंड जो है ना एक राजमार्ग के लिए जो है यहाँ पे समझौता किया गया है, भारत म्यांमार थाईलैंड, ठीक है, कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो म्यांमार में गृह युद्ध चला हुआ 2021 से, इस कारण से जो है ना ये समझौता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अभी जो यहाँ पे बिम्स्टेक के माध्यम से इसको बढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। आज जो गैर पारंपरिक जो चुनौती है, ठीक है, जैसे मानव तस्करी हो गया, मादक पदार्थ हो गए, इस सब से निपटने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल में बात किया गया है, और आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्या है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो न्यू मॉडल है ना 5334 का कॉन्सेप्ट इसमें लागू किया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम इसमें लागू किया गया है, मातृभाषा में जहाँ पे जोड़ दिया गया है, शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन होगा, डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है, ये तमाम प्रोविजन को याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दे देगा, बोलेगा इस पर टिप्पणी करे, तो आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में बात कर देना है, किस कमेटी की सिफारिश पे बना है इसको ध्यान रखिएगा, अभी विवाद में क्यों चल रहा है इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक दीजिएगा, और ये पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जुड़ सकते हैं वहां से। धन्यवाद।